एंड स्ट्रॉन्ग बेस। चलिए, तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा, सबसे पहला काम ये है हमारा कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को पहचानना है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कैटेगरी में कौन से आते हैं, जैसे HNO3, HCl, HBr, HI, HClO4, H2SO4, ठीक। और स्ट्रॉन्ग बेस कैटेगरी में कौन से हैं, NaOH, KOH, BaOH होल ट्वाइस। अगर हमें ये पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कौन से है, तो इनके कॉम्बिनेशन से हमें सॉल्ट बनाना है, ठीक। तो जैसे सॉल्ट बन सकता है NaNO3, सॉल्ट बन सकता है NaCl, सॉल्ट बन सकता है NaClO4 या Na2SO4। तो हमारा पहला काम है इसको आइडेंटिफाई करना कि सॉल्ट किस टाइप का है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो सॉल्ट दिया हुआ है उसमें कैटायन के साथ तो OH माइनस जोड़ दो। फिर जैसे एग्जाम में आ गया तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसे, कि जैसे मान लो Na2SO4 आ गया, ठीक। तो H प्लस OH माइनस, OH माइनस इसके साथ जोड़ दें और H प्लस इसके साथ, तो अलग कर लेंगे जोड़ के। और जोड़ने के बाद जो सॉल्ट बनेगा, एसिड बनेगा और बेस बनेगा, उसको आइडेंटिफाई करके बता देंगे कि किस तरह का सॉल्ट है ना। अब अगर हम ये आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि सॉल्ट इज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो हम इसके लिए एक पॉइंट लिखेंगे कि इट विल नॉट हाइड्रोलाइज इन वाटर, इट विल नॉट हाइड्रोलाइज इन वाटर। और हाइड्रोलाइज नहीं होगा वाटर में, इसका मतलब क्या है कि वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, और रिएक्शन नहीं करेगा तो वाटर का सॉल्यूशन न्यूट्रल बना रहेगा, और पीएच हम कितना लिख देंगे, 7। किस केस में है ये, कि जब हमारे पास सॉल्ट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक। अब इसका कारण क्या है वो समझना है। एग्जाम्पल ये है, जैसे ले लिया तो NaCl टूट के क्या देगा, Na प्लस और Cl माइनस। अब लास्ट क्लास में हमें पढ़ चुके हैं कि NaCl अगर Na प्लस का हाइड्रोलाइसिस करवा दूं, ठीक, तो इसे OH माइनस ऐड कर क्या बनाना चाहिए, NaOH, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका मतलब ये रिएक्शन होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस अगर बना तो 100% टूट जाना है, ठीक है। तो इस चीज के बनने का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। भाई ऐसा कोई प्रोडक्ट बन रहा हो जो तुरंत 100% ही कंज्यूम हो जाए, तो उसका एग्जिस्टेंस होगा ही नहीं, इसका मतलब ये रिएक्शन होगी नहीं। ऐसे ही अगर ये हाइड्रोलाइज होता तो ये H प्लस लेकर क्या बनाता, HCl, और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका भी एग्जिस्टेंस नहीं होगा। यानी दोनों कैटायन और एनायन हाइड्रोलाइज नहीं होंगे वाटर में, हाइड्रोलाइज नहीं हो रहे यानी वाटर से रिएक्शन नहीं करेंगे, और रिएक्शन नहीं करेंगे इसका मतलब जो है यहाँ पर हम लिख देंगे कि सॉल्यूशन रिमेन्स न्यूट्रल, pH इज इक्वल टू सेम। समझ गए बात। तो ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट जो है जेई का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और ज़्यादा अगर क्वेश्चन इसी में से पूछे गए हैं, लेकिन इसमें हमें आइडेंटिफाई करने वाली प्रॉब्लम आती है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया है कि इस तरीके से सोचें। अब जो दूसरा सॉल्ट है बी, हम ले रहे हैं हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक। तो सबसे पहले मैं लिख दूं कि वीक बेस कौन कौन से होंगे। वीक बेस होंगे जैसे NH4OH, जैसे होगा पिरीडीन H5N या एनिलीन C6H5NH2, ये सारे वीक बेस में आएंगे। और स्ट्रॉन्ग एसिड में उधर लिख चुका हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया।
तो बताइए सॉल्ट कौन सा बनेगा? जैसे इन दोनों की रिएक्शन करा दूं तो क्या बनेगा? NH4Cl। इन दोनों की रिएक्शन करा दूं तो क्या बनेगा? NH4NO3। इसकी और इसकी रिएक्शन करा दूं तो क्या बनेगा? C6H5NH3 प्लस Cl-। इसका नाम है एनिलियम क्लोराइड। जब एनिलीन में H प्लस जुड़ जाता है तो जो केटायन बनता है उसका नाम होता है एनिलियम, C6H5NH3 प्लस, और साथ में Cl- जुड़ा हुआ है तो एनिलियम क्लोराइड। नेमिंग बिल्कुल वैसे ही है जिसे अमोनियम क्लोराइड हम बोलते हैं। NH4Cl क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। ठीक, तो अब हम ये देख लें कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। अब हमसे पूछा जाए कि सॉल्यूशन कैसा होगा बाय नेचर पीएच के हिसाब से, तो आप ये ध्यान रखो कि डोमिनेटिंग चीज इसमें क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा? एसिडिक। और एसिडिक का मतलब पीएच शुड बी लेस देन 7। ये चीज तो हमें यहीं से पता लगी। ठीक है, अब मैं डेरिवेशन के लिए ले रहा हूं, सपोज NH4Cl लेते हूं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैंने C मान ली। जितने भी सॉल्ट है चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड के हो या वीक एसिड के हो, हर सॉल्ट पानी में जाके 100% हीट उठता है, आयोनाइज होता है। तो अगर मैं इसे पूरा तोड़ दूं तो मुझे NH4 प्लस मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन C, और Cl माइनस में कितना मिलेगा? कॉन्सेंट्रेशन C। अगर मैं इसको वाटर में डालूं तो क्या Cl माइनस का हाइड्रोलाइसिस होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या बनाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता, जो कि बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो Cl माइनस विल नॉट हाइड्रोलाइज इन वाटर। हाइड्रोलाइसिस किसका हो सकता है? इसका हो सकता है। ठीक, तब इसका हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा वो देख रहे हैं। NH4 प्लस का हाइड्रोलाइसिस अगर हुआ तो इट विल रिएक्ट विद वाटर। वाटर से दो आयन निकलेंगे, H प्लस और OH माइनस। NH4 प्लस किसको अट्रैक्ट करेगा? OH माइनस को। इट विल एक्वायर OH माइनस एंड फॉर्म्स, ये साइन में इक्विलिब्रियम का लगा रहा हूं, एंड इट फॉर्म्स NH4OH प्लस, साथ में यहां क्या बनेगा? H प्लस। इस हाइड्रोलाइसिस को हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि कैटायन का ही जो है यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। और कैटायन के हाइड्रोलाइसिस से आयन कौन सा जनरेट हो रहा है? H प्लस आयन। इस H प्लस आयन के बढ़ने की वजह से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एसिडिक। ठीक, अब जब मैं इसके लिए एक्सप्रेशन लिखूं K का, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K लिख रहा हूं मैं। K क्या होगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो मैं यहां लिखूंगा NH4OH इंटू H प्लस अपॉन यहां NH4 प्लस इंटू वाटर, अब ऐसा होता है कि जो वाटर में यहां ले रहा हूं इट रिमेन्स कांस्टेंट। वाटर कांस्टेंट रहने की दो वजह है। पहली वजह तो यह है कि वाटर नॉर्मली जो है सॉल्ट में जो डिसोल्व कर रहे हैं तो वाटर एक्सिस में ही पड़ा हुआ है। तो अगर कोई चीज एक्सिस में पड़ी हुई है तो उसका जो अमाउंट खत्म होगा वो थोड़ा सा अमाउंट खत्म होगा। जैसे मान लो मैं सॉल्ट 1 मोल ले लूं और वाटर 1000 मोल ले लूं। अब मान लो सॉल्ट आधा मोल खत्म हो गया तो वाटर भी आधा मोल खत्म हो गया। 1000 मोल मैंने लिया था और आधा मोल खत्म हो गया, तो बचे हुए मोल कितने हो गए? 999.5। तो बचा हुए मोल बिल्कुल वैसे के वैसे ही है, तो हम वाटर के अमाउंट को क्या मान सकते हैं? कांस्टेंट। एक तो वजह ये। दूसरी वजह यह है कि आगे जाके हमें देखेंगे कि K का वैल्यू बहुत कम होता है। अब K का वैल्यू बहुत कम होगा तो जो रिएक्शन इधर जाएगी उसका मैग्नीट्यूड भी बहुत कम होगा। इसका मतलब सॉल्ट का जो अमाउंट डिसोल्व होता है, हाइड्रोलाइज होता है, वो अमाउंट बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट होता है। और अगर कोई अमाउंट नेग्लिजिबल अमाउंट में, कोई सॉल्ट नेग्लिजिबल अमाउंट में हाइड्रोलाइज होगा तो हम मानेंगे कि इसका कॉन्सेंट्रेशन लगभग कांस्टेंट ही बना रहेगा। ये मैं क्या चीज समझा रहा हूं? दोनों की रिएक्शन हो रही है। अगर ये बहुत माइन्यूट रिएक्ट करता है तो इसका माइन्यूट पार्ट ही खत्म होगा, और वाटर का जरा सा पार्ट खत्म होगा तो इसका मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन को मैं क्या मान सकता हूं? अब हम क्या कर रहे हैं अगले स्टेप में, वाटर को इधर मल्टीप्लाई करके मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे? K इंटू H2O। अगर ये दोनों कांस्टेंट को मैं नया कांस्टेंट मान लेता हूं KH। KH हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट।
KH कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट। ठीक, K को किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, वाटर से। अब हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट को मैं एक्सप्रेशन क्या लिख सकता हूं, NH4OH इंटू H प्लस, NH4OH इंटू H प्लस डिवाइडेड बाई NH4 प्लस। ठीक, ये लिखने के बाद NH4OH के लिए अगर मैं डिसोसिएशन समझूं तो इसका Kb में कैसे लिख सकता हूं, ये ऑलरेडी यूज कर चुके हैं हम। NH4OH टूटेगा दो आयनों में, कौन कौन से आयनों में, NH4 प्लस और OH माइनस। तो मैं इसके लिए Kb का एक्सप्रेशन ये लिख सकता हूं ना, NH4 प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई NH4OH। सही है। अब अगर यहां से सपोज कीजिए कि हम इसे यहां से हम KH का एक्सप्रेशन लिख चुके हैं और हम KB का एक्सप्रेशन लिख चुके हैं। अगर मैं KH मल्टीप्लाइड बाई KB कर दूं, KH मल्टीप्लाइड बाई KB, बताइए क्या आने वाला है। हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों एक्सप्रेशन सामने हैं। यह आएगा H प्लस इंटू OH माइनस, और इससे मैं क्या लिख सकता हूं, K2, यानी कि KH, ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, KH बराबर KW अपॉन KB। और इसके लिए ट्रिक ये है कि जो चीज वीक है उसका कोफिशिएंट नीचे रख देंगे। सॉल्ट हम कौन सा ले रहे हैं, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो जो चीज वीक है उसी के लिए K लिखा जाएगा, तो वीक बेस का KB यहाँ पे नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा KW अपॉन KB। तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन याद रखना है सबसे पहले तो। ठीक, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट कर रहे हैं कि अगर मैं इसके लिए एक्सप्रेशन लिखना चालू करूं, ध्यान देना एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, यही एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैंने जो इधर लिखा है। हमने लिखा कि NH4 प्लस प्लस वाटर इट गिव्स NH4OH प्लस H प्लस। सही है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन T इज इक्वल टू 0 पर मैंने C लिया है, इसको लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, एक्सप्रेशन में है ही नहीं है, कांस्टेंट माना है अपन, ये दोनों 0 0। अब अगर मैं बोल दूं कि इफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस इज H, मैंने डिफाइन किया डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस इज H, इसका मतलब क्या होगा कि एक मोल में से कितना हाइड्रोलाइज होगा, H, तो C में से कितना होगा, CH। ठीक, अगर C में से CH हाइड्रोलाइज हुआ है तो यहां पे इक्विलिब्रियम पर C में से CH खत्म हुआ। ठीक, इधर CH खत्म हुआ तो इधर कितना बन जाएगा, CH, इधर कितना बन जाएगा, CH, इधर CH, रेशो 1:1:1, स्टोइकोमेट्रिक रेशो 1:1 है। ठीक है, उधर क्या इशारे कर रहा है, बेवकूफों की तरह, इधर देखना तो NH4 प्लस जो है C में से हमने खत्म करवाया CH, ये CH, ये CH। ठीक, अब यहां से अगर मैं एक्सप्रेशन में KH का रख दूं, KH का एक्सप्रेशन मैंने क्या लिखा है अभी थोड़ी देर पहले, इसको तो हटा दिया था हमने। KH का एक्सप्रेशन था NH4OH इंटू H प्लस अपॉन NH4 प्लस। अगर मैं ये सब एक्सप्रेशन यहां रख दूं तो ये आ जाएगा CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। आपको याद हो तो ऐसा का ऐसा एक्सप्रेशन हमारे पास वीक एसिड में आया था, बस क्या फर्क था, वहां C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, यहां आ रहा है CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस। सेम वैसा ही एक्सप्रेशन है याद करने के लिए। ठीक, चलो हाँ, क्या वो है, KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। अब यहां से हम अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन हम ये ले रहे हैं कि इफ H इज लेस देन 1, अगर मैं H को नेग्लिजिबल मान लूं तो 1 माइनस H को मैं लगभग 1 लिख सकता हूं। तो ये फार्मूला बन जाएगा
के एच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू सी एच स्क्वायर। एच को मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, के एच अपॉन सी का अंडर रूट। अब ये फार्मूला बिल्कुल वैसा ही है, अल्फा क्या आया था, के अपॉन सी आया था, यहाँ एच क्या आया, के एच अपॉन सी। अगर हम डाइल्यूट करते जाएं, अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते जाएं, पानी मिलाते जाएं, तो कॉन्सेंट्रेशन में कमी आएगी। अगर सी कम होता जाएगा तो एच की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी मैं कंक्लूजन ये निकाल सकता हूं कि एच डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन, डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इस केस में हम ये लिख सकते हैं कि एच डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन। अब आगे बढ़ते हैं अपन। एच मैंने निकाल लिया अंडर रूट के एच अपॉन सी। अब इधर अपन आ जाए कि H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमने 0 से कितनी लिखी हुई है, CH। अगर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है हमने लिखी है CH, ठीक, तो मैं H की वैल्यू यहां रख दूं C अंडर रूट के एच अपॉन सी। सही है, ये चीज हो जाएगी अंडर रूट के एच इंटू सी। इसका मतलब अगर मैं C बढ़ाता जाऊं, या मैं उल्टा सोचते हैं अपन, अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते जाएं, डाइल्यूशन बढ़ाते जाएं, कॉन्सेंट्रेशन कम होगी और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, तो फिर pH का वैल्यू क्या होगा, H प्लस और pH का रिलेशन उल्टा होता है। H प्लस में कमी आएगी तो pH बढ़ेगा, क्योंकि वो माइनस log ऑफ 10 होता है, तो माइनस में वो वैल्यू होती है। अब ये अगर हमने लिख दिया है तो H प्लस को मैं आगे लिख सकता हूं इज इक्वल टू अंडर रूट के एच की जगह मैं लिख रहा हूं के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू सी। अब इस एक्सप्रेशन का मैं दोनों तरफ log ले लूं, ठीक है, तो log H प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 log के डब्ल्यू प्लस हाफ log सी माइनस हाफ log के। अगर हम दोनों तरफ माइनस लेना चालू कर दें तो माइनस log H प्लस क्या हो जाएगा, माइनस log ऑफ H प्लस हो जाएगा pH, हाफ माइनस log के डब्ल्यू हो जाएगा हाफ पी के डब्ल्यू। ठीक है, ये माइनस हाफ log सी ऐसा कैसा रख दूं, ठीक, माइनस यहां आ गया तो माइनस अंदर पहुंचा के माइनस log के ए को मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ पी के ए। ठीक, सॉरी के बी हो जाएगा ये दिस इज के बी। के बी हम वहां से यूज करते आ रहे हैं, तो ये के बी हो जाएगा, ठीक है ना, के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के बी। अब ये जो एक्सप्रेशन आया है इसमें पी के डब्ल्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, पी के डब्ल्यू हो जाएगा 14 और हाफ से डिवाइड करूं 7 हो जाएगा, तो पी एच इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ log सी माइनस हाफ पी के बी। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया रिजल्ट। पर देखिए क्वेश्चन अगर इस पे आता है तो हम डायरेक्ट इसका यूज नहीं करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये फार्मूला जो हमने डिराइव किया है अप्रोक्सीमेशन से डिराइव, ये तभी वैलिड है व्हेन H इज लेस देन 10%। तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा सॉल्ट में कि H को मालूम करें कि H 10% से कम है या नहीं। अगर वेरीफाई कर चुके हैं तो ही इस फार्मूले का यूज करें। तो एक लिमिटेशन तो ये हो गई, और दूसरा ये ध्यान रखना है कि जो C यहाँ पे आ रहा है ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, केटाइन की, ना कि सॉल्ट की, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस किसका हो रहा है, केटाइन का हो रहा है, तो मुझे C कॉन्सेंट्रेशन किसकी लेनी है, केटाइन की। ठीक है, तो वैसे तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे नहीं, हम बिल्कुल स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे एज चेक करते हुए, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन में करके बताता हूं आपको। है 0.1 मोलर NH4Cl सॉल्यूशन और हमें Kb दे दिया 4NH4OH इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻⁵। अब देखिए मैं क्या बता चुका हूं कि अगर मान लो pH पूछ ले, अगर pH पूछता है तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे जब तक कि हम H को वेरीफाई ना कर लें कि H शुड बी लेस देन 10%। समझ बात, ये आयनिक में शुरू से चलती हुई आ रही है बात कि फार्मूले का लास्ट वाले फार्मूले का यूज हम तभी करेंगे जब H या अल्फा को वेरीफाई कर चुके।
तो हम स्टेप वाइज कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहला काम होगा अपना केएच। केएच का मतलब क्या है? KW अपन KB, और बोलते क्या है इसे? हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट। तो ये चीज क्या हो गई? KW अपॉन KB। इसको मैं ले लेता हूं 0.2, थोड़ा सा आसान हो जाएगा ये। 0.2 बताइए कितना आएगा? 5 × 10⁻⁻10। अब KH आने के बाद मैं दूसरा पूछ रहा हूं डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस बताइए। इसका मतलब मैं क्या पूछ रहा हूं? H का क्या फार्मूला है? √KH/C। यहां रखकर कितना आएगा आंसर? अगर मैं यहां रख दूं तो यह आएगा 5 × 10⁻⁻5। चेक कर लो इसको। अगर ये 5 × 10⁻⁻5 आया तो ये परसेंटेज वाइज कितना हुआ? 5 × 10⁻³ यानी कि ये हो गया 0.005%। अभी करेक्ट है या रॉन्ग है? करेक्ट है, क्योंकि 10% से कम आ रहा है। अब करेक्ट अगर हम चेक कर चुके हैं तो हम चाहें तो सीधा ही फार्मूले का यूज कर लें, या फिर फार्मूले का यूज करने से ज्यादा अच्छा ये है कि हम यहां से H+ निकालना चालू कर दें। तीसरा स्टेप, H+ की कॉन्सेंट्रेशन CH हो गया। C कितना हो गया? 0.2। H कितना है? 5 × 10⁻⁻5। कितना आंसर आया? ये आया 10⁻⁻5। तो मैं सीधा ही निकाल लूं ना बिना फार्मूले का यूज किए। pH का वैल्यू कितना आ गया? 5। समझ गए बात हो? तो pH = 5। तो स्टेप हम यही फॉलो करेंगे। अगर pH पूछा हुआ है, सबसे पहला काम KH निकालना, फिर H डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अगर H 10% से ज्यादा आता, मान लो 20% आ जाता है, 30% आ जाता, क्या करते फिर हम? तब हमें क्वाड्रेटिक बनानी पड़ती, ठीक ना? और तब हम किस में रख के सोल्व करते? KH = CH²/1 - H। अब ऑलरेडी JEE इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है। सॉल्ट के क्वेश्चन में इसी तरह का एक क्वेश्चन आया था कि जिसमें यहां से जब हम आगे बढ़ रहे थे तो 32% आ रहा था। तो 32% आने के बाद गलत मानेंगे उसे हम, 10% से ज्यादा को गलत मानेंगे। फिर क्वाड्रेटिक जो है वो सोल्व करेंगे। अब क्वाड्रेटिक जब सोल्व कर रहे थे तो आंसर जो है अल्फा का 27% आ रहा था, ठीक। अब JEE ने क्या किया था? दोनों ही ऑप्शन डाले हुए थे, तो क्वेश्चन इसलिए भी ज्यादा टफ हो गया क्योंकि दोनों ऑप्शन है। C ऑप्शन में वही 32% था और D में 27% था, ठीक है। तो बच्चा गलती कर सकता है ना अगर उसके दिमाग में ये चीज नहीं है कि अप्रोक्सीमेशन कहाँ पे चेक करना और कितना चेक करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप यहां से चेक करके आगे बढ़ो, और नहीं तो क्वाड्रेटिक से बनेगा CH²/1 - H, ठीक। जिसे मैंने एग्जांपल लिया 0.1 मोलर NH4 होल ट्वाइस SO4 सॉल्यूशन, और हमसे पूछ लिया है कि व्हाट इज pH। अब देखो बच्चे से यहाँ क्या गलती हो सकती है कि बच्चा यहाँ सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को C मानकर आगे बढ़ जाए, जो कि गलती होगी। गलती क्यों होगी? क्योंकि NH4 होल ट्वाइस SO4 टूट के हमें दो चीजें देने वाला है। कौन कौन सी? NH4+ और SO4-। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है तो ये तो 0.1 ही होगा। ये कितना होगा? 0.2, क्योंकि एक मॉलिक्यूल से मुझे 2 आयन मिलेंगे ना यहाँ पे। तो इस 0.2 को मुझे C मानना है, क्योंकि मैंने आपको लिखा दिया है कि फार्मूले में जो C होता है वो किसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है? केटाइन। तो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन नहीं माननी है, किसकी माननी है? केटाइन। अगर ये C मैंने माना, इसका तो हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। अब आगे अगर ये C लिख चुका हूं तो सारी प्रॉब्लम वैसी हो गई ना। यानी कि इस केस में सबसे पहला काम वही है KH, फिर दूसरा काम है H, C है H+ और D है pH। तो स्टेप से आगे बढ़े हम, इसका आंसर क्या आ जाना है? ठीक। ये प्रॉब्लम सेम ये वाली बन गई, ठीक है ना। NH4+ का ही हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। यहां भी ध्यान रखें, मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया है 0.2, लेकिन हम ये सोचेंगे सबसे पहले
कि जब ये टूटेगा तो ये NH4 प्लस देगा जिसका हाइड्रोलाइसिस होने वाला है, तो इसी को क्या मानूंगा, तो नजर हम किस पे रखेंगे, केटाइन पर जिसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। समझ गए बात हो। तो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कंसीडर नहीं करनी है, उसे तोड़ना है, और जो आयन का हाइड्रोलाइसिस होगा उसी की कॉन्सेंट्रेशन को C मान के आगे बढ़ूंगा। ठीक, चलिए। कि आयनिक में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है बच्चा। आयनिक में सबसे बड़ी दिक्कत, जो 3 स्टेप में आपको दिक्कत आती है बच्चे को, पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम कौन से केस में जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम बच्चों को आती है किसमें, कि फार्मूला कौन सा लगाना है, ठीक ना। अब तक हम काफी सारे केस पढ़ चुके हैं, तो बच्चा जो दिमाग में मिक्स कर लेता है इन चीजों में। और तीसरी दिक्कत आती है अप्रोक्सीमेशन करने में, कि अप्रोक्सीमेशन कैसे करना है। तो ये 3 जो है ये आयनिक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मैं इसको ऐसा करा रहा हूं कि 1 लीटर ऑफ 0.4 मोलर NH4OH is mixed with 1 लीटर ऑफ 0.4 मोलर HCl, और हमसे पूछ लिया है कि pH क्या होगी सॉल्यूशन। K वही दे दिया, Kb इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁵ फॉर NH4OH। अब बताइए प्रॉब्लम किस चीज की है। अब तक जो हमने पढ़ा है उनमें से कौन सा केस हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक। क्या ये वाला केस हमने पढ़ा है अभी तक? ये केस तो पढ़ा ही नहीं हमने, ठीक है। तो लेकिन आयनिक में ये भी होता है कि 2 ऐसी चीजें दे दी है जो हमने अभी तक उनमें से कोई केस नहीं लिया हुआ है। तो उस केस में हमें ये क्वेश्चन अराइज करना है कि डू दे रिएक्ट विद ईच अदर और नॉट, क्योंकि रिएक्शन के बाद जो है जो चीज बनेगी उसी को फिर हम कंपेयर करेंगे। अब हमने ये बोला कि NH4OH हमने लिया हुआ है और साथ में हमने HCl लिया हुआ है। ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये होगा कि क्या ये आपस में रिएक्ट करेंगे, करेंगे रिएक्ट, बेस और एसिड है तो रिएक्ट करेंगे। बच्चे के दिमाग में यह मिसकंसेप्शन ये आता है कि ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये 100% रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये गलत है। वीक बेस हो चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो, इनकी रिएक्शन 100% ही होती है, समझिए। कारण ये होता है कि ये जिसे 2% टूटा, सपोज करो, ये तो 100% टूटेगा ना, ठीक है। तो ये 2% जब ये टूट के ये खत्म हो जाएगा तो इसकी वजह से ये रिएक्शन इधर प्रोसीड कर जाती है। या इसको ज्यादा सही वर्ड में बोलूं मैं थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से, तो जब इनकी रिएक्शन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। थर्मोडायनामिक्स का पॉइंट है। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी रिलीज होने की वजह से वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट होती है कि दैट कैन आयोनाइज दिस NH4OH कंप्लीटली, यानी उस एनर्जी के आने की वजह से NH4OH पूरा टूट जाता है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि रिएक्शन पूरी नहीं खत्म होगी, हमें सोचना है कि रिएक्शन से क्या बनेगा, NH4Cl प्लस H2, और ये रिएक्शन जो है मैं दोनों डायरेक्शन में कर रहा हूं क्योंकि इसका हाइड्रोलाइसिस संभव है। अब T = 0 पर आप ये बताइए किसके मोल कितने होंगे NH4OH के, 1 × 0.4, वॉल्यूम इंटू मोलारिटी कर दे सीधे तो मोल आ जाते हैं। कितने हो गए 0.4, ये भी कितने हैं 0। अगर मैं रिएक्शन को कंप्लीट करा दूं तो ये दोनों पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे और ये 0 से कितना बन जाएगा 0.4। अब ये बताइए कि कॉन्सेंट्रेशन NH4Cl की कितनी होगी हमारे पास, 0.4 मोल अपॉन वॉल्यूम टोटल कितना हो गया 2 लीटर, डिवाइड करने पर ये आ गया 0.2। अब सवाल ये है कि क्या इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, आंसर यस। अगर इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये टूट के क्या देगा NH4 प्लस, कॉन्सेंट्रेशन इसकी 0.2 और ये वाटर से रिएक्ट करेगा। यहां पे एक और आयन है Cl माइनस, क्या उसका हाइड्रोलाइसिस होगा, नहीं, ठीक है ना। तो हाइड्रोलाइसिस सिर्फ इसी का होगा। अब आप ये देखिए ये प्रॉब्लम घूम के कौन सी प्रॉब्लम बन गई है, यानी कि मुझे C इसे लेना है तो अपना स्टेप वही हो गया ना, पहला स्टेप KH निकालू,
दूसरा H निकालूं, तीसरा H प्लस निकालूं और D pH निकालूं। बताइए pH का आंसर क्या आ जाएगा? जो हमने केस किया था पहला वाला वही होगी प्रॉब्लम बेसिक। तो ये आईनी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कई बार देखने पे पता नहीं लग रहा है कि प्रॉब्लम कौन सी है, और इसमें बहुत सारे केस बन सकते हैं। अभी तो हमने बहुत सिंपलेस्ट वे में लिया है। मान लो ये लिमिटिंग रिएजेंट होता या ये लिमिटिंग रिएजेंट होता तो प्रॉब्लम टोटली फ्लिप कर जाती। वो अलग अलग केसेस बनेंगे और इन केसेस के बारे में बिल्कुल सही जानकारी हमें मिलेगी टाइट्रेशन से, है ना। जब टाइट्रेशन अपन पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट का कैसे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अल्टीमेट पार्ट तो इसका टाइट्रेशन है। उसके पहले हम जो है ये चीज पढ़ रहे हैं कि अलग अलग कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। ये क्लियर हो गया सबको? हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो सबसे पहले तो अगर हम सॉल्ट आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि किस तरह का सॉल्ट है, तो पीएच के बारे में हम यहीं से कमेंट कर सकते हैं। डोमिनेटिंग चीज कौन सी है? बेस डोमिनेटिंग। स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? बेसिक। और पीएच शुड बी मोर देन 7। सही। अब हम कौन कौन से सॉल्ट होते हैं, जैसे वीक एसिड में लिख दूं HCN, CH3COOH और HOCN, और स्ट्रॉन्ग बेस में ले लूं NaOH, KOH और BaOH होल ट्वाइस। अब बताइए सॉल्ट कौन कौन से होंगे? इनके सॉल्ट इन दोनों की रिएक्शन करा दूं तो क्या बन जाएगा? NaCN बन जाएगा या CH3CONA बन जाएगा या फिर BaCN होल ट्वाइस बन जाएगा। ठीक, रिएक्शन करवानी दोनों की। सॉल्ट आइडेंटिफाई कर चुके हैं, अब मैं इसके लिए डेरिवेशन कर रहा हूं कि कैसे होगा। तो मैं सबसे पहले एग्जांपल ले रहा हूं CH3COONA। मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन ले ली C। जब हम इसको वाटर में डिसोल्व करवाएंगे तो कितना परसेंट टूटने वाला है? सारे सॉल्ट 100% टूटते हैं। दो तरह के आयन प्रोड्यूस करेगा, CH3CO- और Na+। अब Na+ की वाटर से रिएक्शन कर रहा हूं तो क्या ये हाइड्रोलाइज होगा? Na+ वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होगा? नहीं होगा। ठीक, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हाइड्रोलाइज होता तो NaOH बनाता, जिसका एग्जिस्टेंस होगा ही नहीं। ठीक है, इसका हाइड्रोलाइसिस संभव है। अब इसका हाइड्रोलाइसिस कैसे कराऊं कि प्लस वाटर मिलकर क्या बनाने वाला है? ये CH3COH प्लस क्या जनरेट होगा? OH। तो ट्रिक ये है कि अगर एनायन का हाइड्रोलाइसिस होगा तो एनायन ही जनरेट होगा OH-। केटायन का हाइड्रोलाइसिस होगा तो H+ जनरेट होगा और एनायन का हाइड्रोलाइसिस से OH- जनरेट होगा। ठीक, अगर सॉल्यूशन में OH- की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बेसिक। और बेसिक यानी कि pH मोर देन 7। इस तरह के हाइड्रोलाइसिस में एनायन का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, इसलिए इसे नाम क्या देंगे हम? दिस इज कॉल्ड एज एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। दिस इज कॉल्ड एज एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक, अब आगे इसके लिए रिजल्ट डिराइव करना है। चाहे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं रिकॉल करवा दूं कि जैसे पिछले रिजल्ट कौन कौन से आए थे। KH वाज KW/KB, यहाँ आ जाएगा KW/K। वहाँ KH आया था CH²/1 - H, यहाँ भी वैसे आएगा। वहाँ H आया था √KH/C, यहाँ भी वही फार्मूला आएगा। वहाँ H+ आया था CH, यहाँ आ जाएगा OH- बराबर CH। तो अगर आपको वो वाला डेरिवेशन समझ में आ गया है तो ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही डेरिवेशन, जिसको अपन कर लेते हैं कि सबसे पहले तो मैंने लिखा कि CH3CO- प्लस वाटर गिव्स CH3COOH प्लस OH-। अब मैं यहाँ KH लिखूंगा तो KH का एक्सप्रेशन क्या आएगा? CH3COOH इंटू OH- अपॉन नीचे आएगा CH3CO-। सही, मैंने वाटर हटा दिया है क्योंकि हम वाटर को K के साथ ले जाके मल्टीप्लाई कर चुके हैं और उसे एक नए कांस्टेंट का नाम दे चुके हैं KH, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट।
अगर मैं K लिखूं 4CH3COOH, तो K का एक्सप्रेशन होगा इसके लिए CH3CO- की कॉन्सेंट्रेशन इंटू H प्लस अपॉन नीचे CH3COOH। सही। अगर मैं KH इंटू K कर दूं, क्या एक्सप्रेशन आएगा अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं? एक्सप्रेशन आ जाएगा H प्लस इंटू OH माइनस, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं KW। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया सबसे पहले KH इज इक्वल टू KW अपॉन K। अब ट्रिक ये है इसमें कि नीचे वो चीज आएगी जो वीक होगी। पिछली बार वीक कौन था? बेस, तो K भी आ गया था। इस बार वीक कौन सा है? एसिड, तो K आ गया। याद करना बिल्कुल आसान है इस तरीके से। अब इनके लिए अगर मुझे डिराइव कराना है, ठीक है, तो आगे अपन देखते हैं इसके आगे एक्सप्रेशन में। डेरिवेशन में CH3CO- और वाटर मिलकर क्या बना रहे हैं? CH3COOH प्लस OH माइनस। ठीक। T इज इक्वल टू 0 पर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन C से। वाटर हम हटा रहे हैं, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली 0 हम बोल रहे हैं कि अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस हमने ले लिया है H, तो एक में से कितना खत्म होगा? H। तो C में से कितना खत्म होने वाला है? CH। तो इक्विलिब्रियम पर C में से मैंने CH खत्म करवाया, ये बन जाएगा CH, ये वाली चीज के बारे में बात कर रहा हूं, और ये बन जाएगा CH। अगर मैं KH के एक्सप्रेशन में रख दूं इसे, KH का एक्सप्रेशन कौन सा है? ये वाला CH3COH OH माइनस अपॉन CH3CO-। ठीक। अब अगर मैं इसमें रख दूं तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या आने वाला है? CH इंटू CH अपॉन C1 माइनस H, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? CH स्क्वायर अपॉन 1। ये इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब इससे हम जो है यहां क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्वाड्रेटिक से बचने के लिए हम आगे क्या यूज कर रहे हैं? अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन क्या बोलता है कि इफ वी कंसीडर H लेस देन 1, तो 1 माइनस H को मैं लगभग क्या मान सकता हूं? 1। मैं यहां रख दूं अगर इसे, तो मेरे पास KH क्या आ जाएगा? CH स्क्वायर। H को क्या लिख सकता हूं? H बराबर अंडर रूट KH अपॉन C। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या H C पर डिपेंड करेगा? करेगा। फॉर्मूले से पता लग रहा है। यानी अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाता जाऊं, डाइल्यूशन, तो कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी और H की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब अगर मान लो मैं इस सॉल्ट में, इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकली कि अगर हमने एक सॉल्ट को पानी में डिसोल्व करवाया है और अगर हम उसमें पानी फर्दर मिलाते रहे, वाटर इज फर्दर इंक्रीज्ड, यानी कि एक्स्ट्रा डाइल्यूशन इज डन, तो डाइल्यूट करने पे क्या फर्क पड़ेगा वो हमें यहां से दिख रहा है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस बढ़ता जाएगा, यानी कि वाटर से रिएक्शन इसकी बढ़ती जाएगी। समझ गए बात? क्वेश्चन ये है कि अगर हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो क्या हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट पे कोई फर्क पड़ेगा? क्वेश्चन ध्यान से सुनो कि अगर मान लो क्वेश्चन दे दिया कि इफ फर्दर वाटर इज एडेड, ठीक है, पहला ऑप्शन दे दिया डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस विल इंक्रीज, दूसरा ऑप्शन दे दिया हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट विल इंक्रीज। कौन सा सही है? दूसरा सही है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि KH जो है ये कांस्टेंट रहता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जहां भी आ जाएगा, चाहे K आ जाए या K आ जाए या KH आ जाए, ये सारे के सारे केवल और केवल टेम्परेचर पर ही डिपेंड करते हैं। तो आप इसके बारे में लिखोगे कि H इज अफेक्टेड बाय C बट KH इज नॉट अफेक्टेड बाय C। और उसका रीजन क्या है कि KH डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ओनली ऑन टेम्परेचर। इसका मतलब KH को तो मैं क्या मानूंगा? कांस्टेंट मानूंगा।
ऐसा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि जय 2-3 बार ऐसे पूछ चुका है लगातार कि उसने एक एक्सप्रेशन दे दिया, उसने बोल दिया कि इफ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज व्हाट विल बी इफेक्ट। तो एसिड के केस में अल्फा चेंज करेगा क्या, के ए भी चेंज करेगा? नहीं, के का वैल्यू तो क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो अल्फा चेंज कर सकता है बट के चेंज नहीं करेगा। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या लिखी है, इज इक्वल टू CH। H का वैल्यू मैं पुट कर दूं अंडर रूट KH अपॉन C, यह आ जाएगा अंडर रूट KH इंटू C। अब यहां से अपन ये रिजल्ट निकालते हैं कि अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते जाएं तो कॉन्सेंट्रेशन में कमी आती जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन में कमी आएगी तो इसका फर्क पड़ेगा OH माइनस पे। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, इसका फर्क पड़ेगा POH पर। POH बढ़ता जाएगा और POH बढ़ता जाएगा तो pH में कमी होती जाएगी। तो ये सारे ऑप्शन मल्टीपल में डाले जा सकते हैं कि अगर हम एक सॉल्ट को CH3CONO को पानी में डिसोल्व करके रखें, इफ फर्दर वाटर इज एडेड व्हाट विल बी द इफेक्ट। इफ फर्दर वाटर इज एडेड तो यहां पे एक और इफेक्ट लिख दूं कि H की वैल्यू बढ़। इफ फर्दर वाटर इज एडेड कॉन्सेंट्रेशन विल डिक्रीज, concentration of OH minus will decrease, POH will increase, pH will decrease और H will increase। तो मल्टीपल क्वेश्चन बन सकता है यहां से। समझ गए बात ये? अच्छा, OH माइनस को मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट KH की जगह क्या लिख दूं, KW अपॉन KA इंटू C। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक रिजल्ट डिराइव किया है लोग लेके, सेम वैसा का वैसा लिख रहा हूं। POH इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ log C माइनस हाफ log हाफ PK। अब ये तो मैंने क्या निकाला है, POH। वैसा ही एक्सप्रेशन है, सेम बिल्कुल डिट्टो। अगर मैं यहाँ pH लिखूं तो वो क्या होगा, 14 माइनस POH। तो 14 माइनस POH यानी कि यहां से 7 प्लस हाफ log C प्लस हाफ PK। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हो कि इससे पहले वाला सॉल्ट कौन सा सॉल्यूशन था, एसिडिक। इससे पहले वाला सॉल्ट कौन सा सॉल्यूशन था, एसिडिक। तो उसमें दोनों टर्म माइनस में जा रही थी। ये वाला सॉल्यूशन कौन सा है, बेसिक। तो इसमें साथ के साथ दोनों ही टर्म प्लस में जा रही है। सॉल्यूशन का pH ग्रेटर देन क्या होने वाला है, 7। अब इसमें प्रिकॉशन क्या लेनी है अपन को कि ये फार्मूला तभी वैलिड है जब H लेस देन क्या हो, 10%। पहली चीज ये। और दूसरी चीज, ये जो मैं कॉन्सेंट्रेशन यूज कर रहा हूं, ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनाइन, ना कि सॉल्ट की। तो एनाइन की कॉन्सेंट्रेशन हम यहां पे रखने वाले हैं। ठीक, क्वेश्चन करते हैं इस पे। 0.2 मोलर CH3COONA सॉल्यूशन इज टेकन और हमें दे दिया कि Ka4 CH3COOH सॉल्यूशन। अब देखो इसमें भी अपना तरीका वही होगा कि हम इसको तुरंत आयंस में तोड़ेंगे। CH3CO माइनस Na प्लस, Na प्लस का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, CH3CO माइनस का हाइड्रोलाइसिस होगा। तो मुझे इसी की कॉन्सेंट्रेशन से मतलब है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन C कितनी हो जाएगी, 0. ठीक, तरीका हमारा बिल्कुल वही होगा। सबसे पहले KH निकालना है, फार्मूला क्या होगा, KW अपॉन KA। यह आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। ठीक, दूसरा पार्ट हमारा होगा H निकालना है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, अंडर रूट KH अपॉन C। जब आप ये वैल्यू रखोगे ये आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। अगला पार्ट हमारा होगा कि यहां से हम निकालें OH माइनस। अब OH माइनस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि सॉल्यूशन बेसिक होगा तो सॉल्यूशन में H प्लस नहीं जनरेट होंगे, क्या जनरेट होंगे, OH प्लस। OH माइनस CH लिखूं तो ये कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 5। तो D पार्ट में मैं क्या निकालूं, POH। देखिए कितना आ जाएगा, 5। और E पार्ट में हम क्या निकाल लें, pH। pH 14 माइनस POH कितना हो जाएगा, समझ गए बात हो। इसके बाद ऐसा का ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, एग्जाम्पल 0.1 मोलर
CH3CO होल ट्वाइस Ba। सबसे पहला काम है सॉल्ट को एनालाइज करना। दूसरा काम है कि कौन कौन से आयन देगा। CH3CO माइनस मिलेगा कितना, 0.2 कैसे हुआ, 2 में टूटेगा ही। और Ba+2 कितना मिलेगा, 0.1। लेकिन इसका हाइड्रोलाइसिस तो ठीक, तो C ये हो गया हमारे पास। तो ये प्रॉब्लम यही बन गई वापस, बोलिए ये का ये स्टेप होगा और आंसर pH का क्या आ जाएगा, pH इज इक्वल टू 9। समझ गए बात को। 1 liter of 0.4 molar CH3COH is made to react with 1 liter of 0.4 molar NaOH। pH निकालिए। अब देखिए देखने में प्रॉब्लम अलग लग रही है, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्ट की प्रॉब्लम है। कैसे कि CH3COH और NaOH ले रहा हूं मैं, यानी मैं क्या ले रहा हूं, एसिड प्लस बेस, ये वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग। अपन ये निकाल लें कि मोल कितने कितने हैं इनके। मोल कैसे निकालूंगा, वॉल्यूम इनटू मोलारिटी। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 0.4 मोल इसके और 0.4 मोल इसके। अब ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, CH3CO। स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में लिए गए हैं, दोनों खत्म कर देंगे एक दूसरे को। ये कितना बन जाएगा, 0। अब आप ये देखो कि कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट की कितनी हो गई, 0.4/2। अब सवाल ये है कि मैंने यहां पे एक सिंगल एरो लगाया। एरो क्या लगाना चाहिए था, क्यों, क्योंकि जो वाटर बनेगा ये उसके साथ रिएक्ट करेगा वापस और इधर ले जाएगा रिएक्शन को, जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोलाइसिस की जब हम बात कर रहे हैं तो आप यहां से एक चीज देख सकते हो कि KH की वैल्यू बहुत कम है। अगर किसी रिएक्शन का K बहुत कम होगा तो रिएक्शन बहुत कम होगी। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस इतना कम आ रहा है, कितना परसेंट हो रहा है, ये 0.005%। तो आप ये सोचो कि अगर मैं सॉल्ट 1 मोल डालूं, वाटर उसमें 100 मोल डालूं, तो सॉल्ट का 1 मोल में से इतना ही पार्ट, 5 × 10⁻⁻5 पार्ट ही खत्म होने वाला है। 1 मोल में से इतना कम खत्म होगा, तो हाइड्रोलाइसिस बहुत कम हो रहा है ना। तो वाटर का जो अमाउंट यूज होगा वो भी नेग्लिजिबल होगा। इसलिए आपको याद हो तो वाटर को कांस्टेंट मानते हुए हमने हटा दिया था। समझिए बात हो, इसीलिए वाटर को हटाया था क्योंकि ये बहुत ही कम डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है। अब हम ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये रिएक्शन इधर गई, वापस इधर भी आएगी, लेकिन वो बहुत ही कम आएगी। यानी 99.9% इधर चली गई तो 0.1% इधर आएगी। समझे बात। इसलिए मैंने दोनों को पूरी तरीके से खत्म करवा दिया, वरना क्वेश्चन यहाँ ये अराइज होता है कि इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन में आप दोनों को कैसे खत्म करवा दोगे पूरे। तो वो रिएक्शन 100% लगभग टेंडिंग टू 100% इधर जा रही है और वापिस आने की संभावना बहुत कम। तो यहां से ये सॉल्ट टूटकर अब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, कौन सा आयन देगा ये, कितना, 0. इसको C माना मैंने। अब ये प्रॉब्लम कौन सी आ गई, चारों स्टेप ऐसे ही होंगे बिल्कुल सेम, और pH की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। ठीक है।